नमस्कार, डुगडुगी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश पांडे और आज हम मुलाकात कर रहे हैं श्री जितेंद्र अंथवाल जी से। अंथवाल जी को मैं लगभग 28 साल से पत्रकारिता करते हुए देख रहा हूं और आप जन सरोकारों की पत्रकारिता में हमेशा अग्रणी रहे हैं और आपने जनता के मुद्दों को अपनी लेखनी के माध्यम से आवाज दी है। तो आज हम जितेंद्र अंथवाल जी से मुलाकात कर रहे हैं और अंथवाल जी से हम जानना चाहेंगे कि सर उस समय की पत्रकारिता और अब के ट्रेंड में कितना अंतर आप महसूस करते हैं। नमस्कार पांडे जी। जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, लगभग हमारी और आपकी पत्रकारिता एक ही समय पर आरंभ हुई लगभग और बहुत सारे चेंजेस इस बीच में आए हैं। मैं अपने आप को और अपने साथियों को इस मायने में खुशकिस्मत मानता हूँ कि जिस समय हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू करी उस समय करीब उसके साल 6 महीने के भीतर इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा जन आंदोलन हम लोगों को देखने, भोगने और कवर करने का मौका मिला, जो अपने आप में मैं समझता हूँ कि आज़ादी का आंदोलन भी कुछ उसी तरह रहा होगा। एक शांतिपूर्ण आंदोलन जिस पर पर्याप्त दमन हुआ और उसके बावजूद वो शांतिपूर्ण बना रहा, उसको हम लोगों को कवर करना और एक आंदोलनकारी के तौर पर भी कई मौकों पर भूमिका निभाने का मौका हम लोग। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं परिवर्तन की, तो पिछले 2-2.5 दशक में पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन आया है। वो चाहे तकनीकी स्तर पर हो, चाहे संपादकीय स्तर पर हो, चाहे वो पत्रकारिता के जो पूरा रंग रूप है उसके स्तर पर हो। जहाँ तक हम लोगों की जब हम लोगों ने आरंभ किया था पत्रकारिता, उस समय हम कंप्यूटर दूर दूर तक नहीं था हम लोगों के उपयोग में। हम हाथ से लिखते थे, कागजों पर लिखते थे और उसके बाद वो पीटीएस डिपार्टमेंट के पास जाता था, वहाँ अपना टाइपिंग वगैरह वो करा के केवल कंप्यूटर वहीं लगे होते थे और कंप्यूटर से दूर दूर तक सरोकार नहीं था। किसी से आपको वर्जन लेना होता था तो आपको उस समय काले फोन होते थे, बड़े बड़े डायल करने वाले, और वो किसी अधिकारी से, किसी नेता से आपको वर्जन लेना है तो मालूम पड़ा कभी वो बाजार निकले हुए हैं, कभी वो है। आज की तरह मोबाइल जैसी सुविधा थी नहीं, तो बड़ा कठिन होता था और बिना वर्जन के आपकी खबर जा नहीं सकती थी। तो वो दौर रहा। उसके बाद पेजर का दौर आया। कुछ समय पेजर लोगों पर रहे, उसके लिए भी फिर आपको जब पेजर पर कोई मैसेज आता था कि आपको फलानी जगह जाना है या कांटेक्ट करना, उसके बाद आपको फोन ढूंढना पड़ता था, किसी पीसीओ में जाना पड़ता था। और इधर जो है कंप्यूटर, जब शुरू में कंप्यूटर का उपयोग 90 के दशक के मध्य में अनिवार्य हुआ कि आपको उसी पर करना है, आप कागज का काम खत्म हो जाएगा, तो उस पर भी काफी बड़ी चुनौती उस समय लोगों के पास आई कि जिन्होंने जो है पहली बार टाइपिंग शुरू करी तो उनको खासकर बहुत दिक्कत आई। लेकिन जिन्होंने टाइपिंग उस दौर में सीखी भी थी, क्योंकि टाइपराइटर होते थे और टाइपिंग उस समय आमतौर पर सीखा जाता था। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप भाग लेते हैं, क्लरिकल वाले, तो उसके लिए आप लोग सीखते थे टाइपिंग, स्टेनोग्राफी वगैरह। तो उन लोगों को बड़ा फायदा उस समय हुआ कि जैसे उसमें मैं भी था कि हमने मतलब दूसरे दिन हमने कंप्यूटर कीबोर्ड पे हमारी उंगलियां दौड़ने लगी। तो ये एक उसका लाभ उस तरह से हुआ। और धीरे धीरे फिर जो 90 के दशक के अंत में फिर हमारे पास मोबाइल आने लगे और मोबाइल आने के बाद से पत्रकारिता में काफी तेजी से बदलाव इस रूप में भी आने लगा कि हमारे पे सूचनाओं का जो साधन था वो काफी बढ़ गया, कि लोग मोबाइल पर कॉल करके सूचनाएं देने लगे। और आज का जो दौर है, आज का दौर हम बिल्कुल अब उसको एकदम अलग तरह से देखते हैं कि जब से ईमेल वाला और इंटरनेट के उपयोग वाला जो दौर शुरू हुआ, उसने पत्रकारिता को बहुत बदला। फिर उसके बाद अब जो व्हाट्सएप है, आज जो पत्रकारिता हो रही है, मुझे इसमें कहने में कोई दो संकोच नहीं है कि आज की अधिकांश पत्रकारिता व्हाट्सएप आधारित हो गई है। कि एक खबर कहीं से आई या विज्ञप्ति कहीं से आई, अब नेता भी जो है या कोई कार्यक्रम आयोजक भी है, तो वो अब ऑफिस के दफ्तर आने या हाथ से लिखने या उसको टाइप करा के विज्ञप्ति लाने बांटने का जहमत नहीं उठाता। उसने एक व्हाट्सएप पर टाइप करता है और वही चीज आपको सारे अखबारों में चली जाती है और करीब करीब अगले दिन वो हेडिंग भी एक जैसी सब में लगी हुई मिलती है, कोई चेंज उसमें नहीं होता। ये बड़ा चेंज आया है एक तकनीकी तौर पर। दूसरा आपने कहा और किस तरह का चेंज, तो उसमें दूसरा इसमें जो चेंज आया है वो आया है संपादकीय स्तर, खबरों के संपादन के स्तर पर। आज आप देखेंगे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण इसका देता हूँ। ये अभी कुंभ हरिद्वार में आयोजित हो रहा है। हमने आज तक कुंभ और अर्धकुंभ सुना था, बचपन से वही पढ़ते आए हैं और पुराणों और जो हमारे शास्त्र है उसमें भी कुंभ और अर्धकुंभ का ही जिक्र मिलता है।
लेकिन यहाँ सरकार अखबारों ने एक ट्रेंड शुरू करा महाकुंभ लिखना, उसके बाद वो सरकारी सिस्टम ने भी उसको लगभग वैसे ही अडॉप्ट कर लिया और काफी जगह पर्यटन विभाग, सूचना विभाग, जो भी सरकारी तंत्र है, वो कहीं महाकुंभ लिख रहा है, कहीं उसको अर्धकुंभ, कहीं कुंभ लिख रहा है। अभी आप जाएंगे हरिद्वार, जाते हुए जब आप प्रवेश करते हैं तो सत्यनारायण के पास रायवाला में बड़ा सा द्वार लगा है, स्वागत द्वार, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में सरकार की ओर से महाकुंभ लिखा गया है। ठीक वैसा ही स्वागत द्वार एक ऋषिकेश के आसपास लगा हुआ है, ऋषिकेश में प्रवेश से पहले, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में कुंभ लिखा हुआ है। तो सरकार खुद कंफ्यूज है कि कुंभ और अर्धकुंभ में क्या अंतर है। अखबारों में वही चीज हो रही है कि अखबार में संपादन पहले जो है बहुत सीनियर लेवल के लोग करते थे। हम लोगों से अगर गलती होती थी, कागज में हमने मान लीजिए 10 पेज की एक खबर लिखी है और वो गलत है, तो पूरे पूरे डेस्क पर उठा के फाड़ के फेंक देते थे कि दोबारा से लिखो। कई बार ये प्रक्रिया होती थी और बड़ा कई बार झुंझलाहट भी होती थी। लेकिन वो काम इस रूप में आया कि गलतियों की गुंजाइश हम लोगों के स्तर पर बाद में भी बहुत कम होने लगी। और लेकिन आज जो है, आज उसका उल्टा, आज बहुत जूनियर स्तर का जो व्यक्ति होगा उसको आप डेस्क पर बिठा देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हम गलतियां बहुत स्तर पर देख रहे हैं। कोई अच्छे बड़े अखबारों में, कुछ को अपवाद को छोड़ दे, कई अच्छे बड़े अखबारों में बहुत ब्लंडर आपको मिलती है। तो ये बहुत एक उसका जो स्तर है। दूसरा, हमने अपने सामने जो संपादक नाम की संस्था होती थी अखबारों के अंदर, उसको बहुत कमजोर होते हुए देखा है। आज पूरी तरह से संपादक, एक तरह से हम कह सकते हैं कि संपादक है ही नहीं अखबारों में। आज आप देश भर में नाम उठा ले तो एक आधा दो नाम छोड़कर आपको कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं मिलेगा कि जो संपादक के तौर पर बहुत प्रतिष्ठित नाम हो। यह है कि न्यूज मैनेजर के तौर पर एक प्रबंधकीय भूमिका में संपादक आ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे जो स्तर है उसका नतीजा ये हो गया कि चूंकि विज्ञापनों का दबाव और तमाम तरह के दबाव अखबार पर आ गए, संपादक उसी दबाव में है, तो सरकारों के खिलाफ सरकारों के खिलाफ जैसा शब्द तो अखबार में होता नहीं है। मीडिया क्षेत्र में एक तटस्थ भाव से आपको एक समाचार, एक घटनाक्रम को, एक जो भी कुछ है उसको सामने रखना होता है। वो किसी के पक्ष में हो सकता है, किसी के विपक्ष में हो सकता है, यानी कि किसी को नेगेटिव लग सकता है, किसी को पॉजिटिव लग सकता है। लेकिन आज दुर्भाग्य से ये स्थिति ये हो गई है कि आप नेगेटिव जो गलत काम हो रहा है उसको भी आप सही करके या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश अखबार मीडिया करने लगा है। और ये इसलिए करने लगा है कि उस पर सरकारों की ओर से विज्ञापन का दबाव इतना ज्यादा है, संस्थानों की ओर से दबाव है, तो उसको मजबूरी में ये सब करने पड़ रहे हैं। और ये इसका कारण यह है कि संपादकों पर मैनेजर, जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारी जो है वो ज्यादा हावी हो गए। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे व्हाट्सएप की आपने बात की कि व्हाट्सएप के माध्यम से अब खबरों का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है और इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फ्लो कर रही है। ये मैं तो इसको इस नाम से कहता हूं कि व्हाट्सएप पर खबरों की बाढ़ आ रही है। तो क्या हम एक रिपोर्टर होने के नाते, मैं एक रिपोर्टर हूं, मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए व्हाट्सएप से अगर मैं कोई खबर, कोई इन्फॉर्मेशन उठा रहा हूँ? नहीं, व्हाट्सएप से आपको सूचनाएं एकत्र करने, सूचना तो जिस माध्यम से भी आ रही है उसको लिया ही जाना चाहिए, उसको और गंभीरता से लिया जाना चाहिए, चाहे वो एक अफवाह के तौर पर भी आ रही है। लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पर और फिर उसके बाद जो डेस्क लेवल पे है उसको, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह है कि उसको क्रॉस चेक जरूर करे। और वैसे तो यह है कि आप सबसे बड़ा अच्छा तरीका तो यही है कि आपको मौके पर होना चाहिए, चाहे वो सूचना आपको कितनी भी देर से। हमें तो ये भी याद है कि उस समय जो मैं अभी उत्तराखंड आंदोलन का जैसे जिक्र किया कि एक समय पर 4 जगह लाठीचार्ज होते थे और फोन होते नहीं थे, तो हम लोग जो है पुलिस के जो सेट होते थे, वायरलेस सेट, उसके आसपास हम लोग मंडराते रहते थे कि कहाँ से कौन सी सूचना चल रही है, और तब भागते थे। ज्यादातर लोगों पे दोपहिया भी उस दौर में नहीं होते थे, तो कोई किसी तरह से जुगाड़ करके, कोई किसी तरह से करके मौके पे पहुंचने की कोशिश करते थे। उससे आपको बहुत सारी चीजों पे जो है ऐसी चीजें भी पता चलती है जो आपको व्हाट्सएप या मेल पर या दूसरा पक्ष उसको नहीं रखता। तो मौके पर जाकर उसको क्रॉस चेक बिल्कुल होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि अब व्हाट्सएप के बाद एक खतरा, सोशल मीडिया के बाद एक जो उसका पॉजिटिव पक्ष है, एक नेगेटिव पक्ष ये भी आ गया कि 1-2 साल पुरानी सूचना वो एकदम से तैरने लगती है हवा में, पूरे व्हाट्सएप और उसके जरिए कि जो है फलानी जगह ऐसा हो गया, फलानी जगह ऐसा हो गया। अभी देश में कई जगह जो है घटनाएं उस तरह की, दंगा फसाद की जो घटनाएं आई, उसमें आप देखते होंगे कि दूसरे देशों के वीडियो या दूसरे देशों के वो भी जो है हमारे व्हाट्सएप पर उसके माध्यम से चल रहे हैं। तो इसलिए किसी भी तरह का वो सूचना आने से पहले उसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है।
उसकी पुष्टि होने के बाद ही हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर एक जानकारी और है, जैसे कि पहले जन मुद्दों की पत्रकारिता कर रहे थे, जैसे कि उत्तराखंड आंदोलन जैसे बड़े एक जन आंदोलन था, उसको आपने कवर किया। हमेशा मैं अखबारों में देखता था कि समस्याओं पर आधारित खबरें आती थी और उसमें समाधान की बात भी हम करते थे। तो क्या अब इस समय पत्रकारिता का ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं? अभी जो खासकर एक देश में बहस छिड़ी है 2014 के बाद, हालांकि उससे पहले से ही, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया है तब से पत्रकारिता का रंग रूप बहुत तेजी के साथ बदला है, और जो प्रिंट मीडिया है उसको भी मजबूरी में अपने आप को बदलना पड़ा है। ये बहुत बड़ा उसका एक कारण है, क्योंकि 24 घंटे के जो चैनल है उनको अपने हिसाब से, उनको 24 घंटे के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए उनको, चाहे वो मनोरंजन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी तरह से हो। आप देखेंगे कि एक ही चीज जो है सुबह से रात तक बज रही है, उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो उस सब चीजों ने बहुत सारा असर डाला है, और जन मुद्दे धीरे धीरे करके हाशिए पे चले गए। अब इलेक्ट्रॉनिक की जब बात करते हैं तो उसमें आपको जो है, आपको लड़ने भिड़ने वाली बहसें जो है आयोजित हो रही हैं पूरा दरबार लग के, और वो उसी में आनंद आ रहा है। जो जितना ज्यादा चीख रहा है उस चैनल को उतने ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो उस भीड़ में, उस शोरगुल में जो आपके जन मुद्दों की पत्रकारिता वो धीरे धीरे हाशिए पे चली गई है। आज अगर आप कहीं की सड़क या कहीं के बिजली पानी और उसको पानी की लाइन के लिए जो है बाल्टियां लेकर लगी महिलाओं के अगर खबर कहीं देते हैं, तो आप और हम जैसे लोग भी उसको शायद उतनी रुचि से ना पड़ेगी, यार ये तो हमेशा का रोना है इनका। तो ये एक धारणा बन गई है। और 2014 की जो मैं बात कर रहा हूँ, 2014 के बाद पत्रकारिता में एक बड़ा चेंज ये आया है कि जो सरकार विरोधी लोग हैं, मुझे इसमें किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं हो रही, लेकिन जो सरकार विरोधी धारा के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पत्रकार आज भी जो है बस वो है, कुछ ना करें, और पत्रकार अपना वही लिखता रहे, वो वही झोला टंगा रहा है, उसके फटा हुआ कुर्ता हो, बिखरे हुए बाल हो, वो आज भी उसी उसमें है। जबकि सारी चीजें बहुत बदल गई हैं। आपको शिक्षा से लेके आपके जीवन स्तर से लेके सारी चीजों को बदल गया, तो उसी हिसाब से पत्रकार को बदलना पड़ता है। तो अब एक शब्द गढ़ दिया गया, गोदी मीडिया। अब वो गोदी मीडिया उनको अगर मतलब सरकार के विरोध में अगर लिख रहे हैं आप, तो वो तो बहुत अच्छे हैं। सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं तो आप सरकार के पक्ष में या सरकार के अच्छे काम को सामने ला रहे हैं, तो आप जो है गोदी मीडिया हो गए। यही स्थिति हमारे जो स्टेट है, उत्तराखंड जैसे स्टेट में, यहाँ भी आ गई है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो पत्रकारिता की धार है वो कुंद होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि आप कितना भी लिख लीजिए, जो पब्लिक में जो रिएक्शन होना चाहिए, जो विपक्ष में रिएक्शन होना चाहिए, वो रिएक्शन गायब हो गया। वो गायब इसलिए हो गया है कि सरकार, छोटा स्टेट होने की वजह से हमारे यहाँ जो सरकार सत्ता है वो या कभी कांग्रेस के पास जाएगी, कभी बीजेपी के पास जाएगी, वो अदला बदली हो रही है। और सब उनके आपस में ये तय है कि उनको किस लेवल तक विपक्ष को भी बोलना है, तो किस लेवल तक बोलना है। आपने कोई बहुत बड़ी घोटाले की खबर भी कर दी तो उसके बाद उस पर रिएक्शन वही आएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, एक आधा पुतला जो है आसपास कहीं ऐसे हॉल चौक या घंटा करके आसपास फूक दिया जाएगा, देहरादून की बात करें। आज वो चीजें गायब हैं। आज आप कितना भी बड़ा घोटाला कर दो, अभी केदारनाथ घोटाला और तमाम तरह के घोटाले सामने आए, लेकिन कहीं को प्रतिक्रिया हुई, कहीं नहीं। तो जब प्रतिक्रिया नहीं होती तो पत्रकार भी धीरे धीरे उन सब जन मुद्दों से हट गया है, और सीधे अब एक तरह से सरकारी अधिकारी ने क्या बोला, विपक्ष ने क्या बोला, बस उसी को लिख रहा है, एक स्टेनोग्राफर की भूमिका में आ गया है। अच्छा, एक सवाल है सर कि जैसे रियल टाइम जर्नलिज्म की हम बात करते हैं कि इस समय रियल टाइम जर्नलिज्म है कि आपको कोई भी घटना भी हुई तो आपको उसके फोटोग्राफ, वीडियो, उसका टेक्स्ट आपको अभी ही डिस्प्ले करना है। तो इस हड़बड़ाहट में हम क्या गलतियां कर लेते हैं? पत्रकार अक्सर उसमें गलतियां करते हैं, तो किस तरह की गलतियां होती हैं? उसमें बड़ी गलतियों की गुंजाइश इसलिए बहुत ज्यादा हो गई है कि हर किसी एक को ब्रेकिंग बनाने की जो आदत वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थी वो प्रिंट मीडिया में भी आ गई। तो उसको ब्रेकिंग बनाना और सोशल मीडिया पे भी डाल देना उसको। तो अभी मैं आपको 2 साल पहले की घटना याद होगी, बहुत बड़े हमारे संस्कृति कर्मी हैं, उनके अच्छे खासे वो मतलब अस्पताल में उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ी और उनका निधन की खबर जो है चला दी गई। ये कुछ चैनलों में भी वो खबर चला दी, जबकि वो सकुशल थे। और लेकिन वो चूंकि रिपोर्टर ने भी वो कहीं से सोशल मीडिया पे आई, उसको बिना वेरीफाई किए उसको एकदम से जो है ब्रेकिंग बनाने के चक्कर में वो चला दी। तो ये बहुत बड़ी उसमें वो है। और ये एक कोविड काल जो आया, इसके बाद जो हमारे यहाँ जो चेंज आया पत्रकारिता में, एक बहुत बड़ा चेंज ये आ गया है कि जो परिवर्तन हम अगले 10 और 15 साल में देखते हैं ऑनलाइन वाला है।
कि आप जो है आज घर बैठे सब वर्क फ्रॉम होम वाला जो सिस्टम आया है, तो उसमें आपने घर से अपना बैठ के या कहीं पे भी स्पॉट पे बैठ के आप जो है खबर बना रहे हैं, वहीं से आप फोटो भी दे रहे हैं। तो ये जिस तरह का चेंज आया, तो इसके बाद जो है ये इस तरह की गलतियों की गुंजाइश और ज्यादा है कि आपको जल्दी भेजने के, जल्दी करने के चक्कर में, तो यहाँ बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और जब तक, मैं पहले भी जैसे कहा कि जब तक कोई चीज वेरीफाई ना हो जाए, चाहे भले ही वो गलत ही सही हो क्यों ना हो, छूटी क्यों ना जाए। हमारे एक संपादक जी हैं, तो उनका कहना है कि भाई जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, मैं चाहे वो कितनी भी बड़ी खबर क्यों ना हो, चाहे वो मिसिंग ही मानी जाए हमारी कल, लेकिन मैं तब तक नहीं छापूंगा उसको, पहले वो जो है। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको आप कितना भी जल्दबाजी हो, लेकिन उसको जहां तक, जितना तक संभव हो, उसको आधिकारिक तौर पर पुष्टि कराने। अक्सर सर एक सवाल लोग इस बात को चर्चा में भी रहता है कि पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पत्रकारिता भी जो है बैलेंस नहीं रही है, ये बात उठती है। तो क्या पत्रकारिता का कोई उजला पक्ष है जो आपकी नॉलेज में? पत्रकारिता बैलेंस तो हमेशा से रही है, और हमेशा से वो जो है उसका डिसबैलेंस वाली जो बात है वो भी हमेशा से रहा है। मैं अपना ही हम लोग उदाहरण देते हैं कि जिस समय उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, सारे दल उसी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो झुकाव था वो कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों की तरफ, या उत्तराखंड क्रांति दल जैसे दल थे जो क्षेत्रीय भावनाओं के साथ जुड़े हुए थे, उनकी तरफ ज्यादा था। और खबरों को जब हम लिखते थे तो हमारा मतलब शब्दों की जो, अगर उनके नेगेटिव जा रहा है तो उसकी धार थोड़ा कुंद कर देते थे, और पॉजिटिव जा रहा है तो उसकी धार और तीखी कर देते थे। जी। लेकिन कहीं भी वो उस समय खबरों में नहीं झलकता था वो झुकाव जो रहा है। और ये स्थिति, ये 2014 के बाद जो है, ये स्थिति बहुत तेजी के साथ जो राष्ट्रीय स्तर पर ये हमें देखने को मिल रही है कि आज पत्रकार पूरी तरह से एक पक्ष, एक खेमे पड़ गया है, दूसरे खेमे पड़ गया है। आज सत्ता पक्ष के और विपक्ष के पत्रकार हो गए हैं। वो डिसबैलेंस बहुत बुरी तरह से नजर आने लगा है, जबकि पहले ऐसे नहीं था। पहले भी झुकाव तो हमेशा रहा है, कोई प्रो कांग्रेसी है, कोई प्रो भाजपाई है, कोई क्षेत्रीय दलों का समर्थक है, तो वो अपने उसकी तरह कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा उस पर आती थी, खबरों पे असर होता था, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं झलकती थी। तो वो ये अंतर आया है, और इसलिए लगता है कि आज लग रहा है कि जो है पत्रकारिता जो है, उसके उजले पक्ष पे हम बात करते हैं कि पत्रकारों ने अभी जैसे कोविड-19 के संक्रमण के दौरान पत्रकारों ने एक बहुत बड़ी पहल की थी, तो उस पर थोड़ा सा समय जानकारी दीजिएगा। हाँ, पत्रकारिता का उजला पक्ष भी कह सकते हैं इसको। और कोविड जैसा जो संकट काल आया था, उसमें अभी तक होता ही है कि पत्रकार जो था वो उसको भले ही शुरू में प्रधानमंत्री ने भी कोरोना वॉरियर के तौर पर ही वो करा था, जिस समय पहला उनका संबोधन हुआ था राष्ट्र के नाम, और लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसको हटा दिया गया उससे। लेकिन पत्रकार ने सबसे ज्यादा अगर चुनौतीपूर्ण स्तर पर काम किया है पूरे कोविड काल में, तो पत्रकारिता ने किया, पत्रकारों ने किया है। आप देखेंगे, आप चाहे सुरक्षा बल हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो स्वच्छकार हो, जितने भी हमारे जो सरकारी स्तर पर कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया और कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक सुरक्षा जो है बेहतर थी। बेहतर ये थी कि सरकार ने चाहे उनके साथ अनहोनी होने पर बीमे की बात करी हो, चाहे उनको सरकारी स्तर पर जो उनको मानदेय, सैलरी जो भी मिलती है वो मिलने की बात हो। पत्रकारों के साथ इसके उलट हुआ है। पत्रकारों का काम कई गुना बढ़ गया है इस पूरे कोविड काल में। मैं दो अलग अलग उसमें बात कर रहा हूँ इसकी, जो उसका सामाजिक सरोकार है उस अलग, पहले मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ कि लेकिन पत्रकारों की बड़े पैमाने पर इस बीच में नौकरियां भी गई, उसकी सामाजिक सुरक्षा कोई नहीं। कई पत्रकारों ने जान गंवाई, बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार कोविड से वो हुए। और मुझे अपने उत्तराखंड की बात करूँ तो मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारे सरकार में, जो तत्कालीन सरकार में बैठे लोग थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, चाहे वो मीडिया को कोऑर्डिनेट करने वाले हों, मीडिया के संबंध में सलाह देने वाले लोग हों सरकारों के साथ, उनको किसी को ये भी पता नहीं होगा कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने पत्रकार कोविड से प्रभावित हुए, क्या उनकी स्थितियां रही, कहीं कोई। तो आप भाई किस बात के लिए वहां बैठे हो? आप पे कोई आंकड़ा है कि आज तक कितने पत्रकार उससे हुए, आपने उनके लिए क्या किया है, सरकार ने उनके लिए क्या किया है? तो लेकिन उसके बावजूद पत्रकारों ने अपनी ड्यूटी निभाई, उनकी नौकरियां गई, उनकी सैलरियां हाफ हुई, उसके बावजूद उन्होंने जो है वर्क फ्रॉम होम से के माध्यम से क्या हो, चाहे दफ्तरों में जाकर काम किया हो, हाई रिस्क में जो है अपने काम को दिया, और सूचनाएं जो संप्रेषण की जिम्मेदारी थी वो तो की, उसके साथ साथ जो समाज में जागरूकता फैलाने की बात है वो काम भी किया।
उसके बदले में उनको मिला कुछ नहीं, उनका बीमा तक सरकारों ने नहीं किया। अब उसके दूसरे पक्ष की बात करो जिसकी आपने जिक्र किया, तो ये होता था कि पत्रकार अब तक केवल अपने पेशेगत जिम्मेदारी के साथ जुड़ा रहता था, उससे इतर बहुत कम देखने में आता था कि कोई और वो करो। तो एक पहल यहाँ की गई थी देहरादून में, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया मिलकर जीतेंगे जंग करके पिछले साल, तो जिस दिन लॉकडाउन हुआ था ठीक उसी दिन। और उसको लेकर उसमें फिर कई आंदोलनकारी जोड़े गए, कई वकील, कई राजनीतिक दलों के लोग जो समाज में जिनकी ठीक ठाक भूमिका है, और कई पत्रकार और तमाम अन्य छात्र वगैरह, ये सब जुड़े। और वो उसका विस्तार इतना हुआ कि वो पूरे आपके दिल्ली एनसीआर से लेके चंडीगढ़ से लेके और तमाम जगहों से उस पर लोग जुड़े। और उसका अच्छा पक्ष ये रहा कि यहाँ जैसे 5,500 किलो राशन का वितरण जरूरतमंदों तक किया गया, जो स्टूडेंट्स थे, चाहे तमिलनाडु के स्टूडेंटों को किया गया, आपके पहाड़ के स्टूडेंट्स थे, तमाम अन्य लोग थे। उसके साथ साथ एक बड़ा काम ये हुआ कि मान लीजिए फरीदाबाद में किसी का सिलेंडर, कई घटनाएं हुई, हम लोग उसके गवाह हैं, फरीदाबाद में सिलेंडर खत्म हो गया, किसी का घर गैस नहीं है लॉकडाउन में। अब कैसे उसका एक मैसेज यहाँ आया, तो जैसे कोई भाजपा की नेहा जोशी थी, उन्होंने वहाँ वो व्यवस्था कराई फरीदाबाद में, या हमारे जो रामलाल खंडूरी जैसे आंदोलनकारी साथी हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में फंसे हुए कुछ लोग थे, उनकी व्यवस्थाएं कराई। तो वो मतलब एक चेन ऐसी बनी कि आपस में पब्लिक और पत्रकारिता ताकि एक नया मॉडल, एक सहयोग का नया मॉडल एक डेवलप किया गया। और कम से कम हमारे साथी प्रेस क्लब के थे देवेंद्र सती, और 150 के आसपास उन्होंने कम से कम दवाओं के पैकेट पहाड़ में पहुंचवाए, दूर दराज इलाकों। तो इस तरह के बहुत सारा काम उसमें हुआ, और उसका बहुत अच्छा नतीजा ये निकला कि सब लोगों को बहुत अच्छा मतलब आत्मिक संतुष्टि उससे मिली कि हाँ ये काम भी हम भी कर सकते हैं। ये उसका मैं मानता हूँ बहुत बड़ा उजला पक्ष था। दूसरा उजला पक्ष जो यहाँ के पत्रकार थे, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में पूरी भूमिका निभाई, उसमें आप लोग भी थे, आप जैसे लोग भी, कि डोईवाला से आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं, पीटे भी, वो भी हुआ, लेकिन मतलब वहाँ जनता के साथ पूरी पत्रकारिता उस समय खड़ी रही। और उसके एवज में आज नतीजा ये है कि सरकारों ने कहीं उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि जो पत्रकार उस समय राज्य बनने से पहले इस पूरे 8 जिलों में, उस समय के 8 जिले थे, उनमें काम कर रहे थे। यहाँ तक कि आज बाहर से जो पत्रकार आ रहा है उसको तुरंत मान्यता मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल जाती है। उसमें कोई दो मतलब कोई आपत्तिजनक भी नहीं है कि सबको मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो उस समय के जो पत्रकार थे उसमें 90%, बल्कि मैं कहूँगा 95% पत्रकार ऐसे हैं जिनको आज तक सरकारी मान्यता नहीं मिली है। ये हमने भी सरकार से बात भी की कि भाई कम से कम उनका चिन्हीकरण इस तरह से तो करो, उनको कुछ नहीं है, आप राज्य स्तर की मान्यता तो प्रदान करो। जिन्होंने मतलब लाठियां खाई, तमाम हमारे पत्रकार घायल हुए। रविंद्रनाथ कौशिक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, पता नहीं कितनी बार उनके साथ घटनाएं हुई। राम प्रताप बागुणा जी थे, हम तमाम लोग थे, दर्शन सिंह रावत खुद थे, ये देवेंद्र सती, तो दर्जनों पत्रकार तो वाजपेयी जी की सभा में घायल हुए थे। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय लाठी डंडे भी खाते थे और पत्रकारिता भी करते थे। आज ये उसका उजला पक्ष रहा। आज जो है उसके विपरीत केवल हम व्हाट्सएप पर आधारित हो गया, तो ये बड़ा नए लोगों के लिए। अच्छा, कोविड की जो बात कर रहे थे आप, जैसे मैं कोविड में एक जिक्र में जरूर करना चाहूंगा कि जो कोविड काल में भी पत्रकारों की जो भूमिका रही, उसमें एक अब जैसे मेडिकल सुविधा की बात है, पत्रकार बड़ी संख्या में भी है, देहरादून में भी हुए। हमारे साथी तो चांद मोहम्मद करके एकदम युवा साथी है, बहुत बेहतर काम उसने किया कि मतलब तमाम लोगों को जो अस्पतालों में भर्ती कराने से लेके और उनकी देखरेख से लेके, उनकी व्यवस्थाओं से लेके। गौरव मिश्रा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं पत्रकार, वो सपरिवार बीमार होते हुए भी वो तमाम अन्य लोगों के लिए जो है भागदौड़ करते रहे उस दौरान, सपरिवार पॉजिटिव होने के बावजूद। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिन्होंने मतलब ये एक अच्छा पक्ष है इसका कि जो सुकून देता है कि हाँ अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है पत्रकारिता में। नए लोगों से भी उम्मीद की जा सकती है, पुरानों से भी उम्मीद की जा सकती है। एक सवाल है सर मेरा आपसे कि जैसे हम लोग नए युवा हैं तो 2 चीजें हैं सर, एक तो रिपोर्टिंग है और एक एडिटिंग है। तो रिपोर्टिंग में हमें जो नए युवाओं के लिए आपका संदेश होगा कि रिपोर्टिंग करते हुए हमें किन बातों को ध्यान रखना है और एडिटिंग करते हुए हमें किन बातों को ध्यान रखना है, तो जरा थोड़ा सा। नहीं, रिपोर्टिंग करते हुए तो सबसे बड़ा काम यह है कि हमें मौके पर होना चाहिए। मतलब हमारी 90 या 99% कोशिश होनी चाहिए कि हम स्पॉट पर पहुंचे, चाहे वो घटना हो भी चुकी हो उसके बाद भी पहुंचे। तो बहुत सारी नई चीजें आती हैं।
अब जैसे हम जाते, मैं अपना ही एक उदाहरण दूं कि हम जब जिस कार्यक्रम में आते तो हम एक हमारे मित्र है मनमोहन शर्मा, तो वो कहते हैं खबर हमेशा पीछे से ढूंढनी शुरू करो, आगे से नहीं। मंच लगा है, उसमें भाजपा का कार्यक्रम था, जी जी, युवा मोर्चे का कार्यक्रम था, और युवा मोर्चे में एक उनका युवा मोर्चे का अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सारे बुजुर्ग जो है मंच में थे। तो खबर वो यही बनी, हमारे यहाँ संपादक ने भी हेडिंग लगाया कि युवाओं के मंच पर बुजुर्गों का कब्जा। तो मतलब कहने का आशय ये है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो दूसरों से हटकर होगा अगर आप मौके पे जाते हैं तो। जी जी जी, वरना तो एक जैसी लीक पर सब जगह वही आप, मैं कह रहा हूँ कई बार तो हमें 2-3 अखबार में एक ही हेडिंग, मतलब उसमें शब्द का भी अंतर नहीं होता। जी जी। दूसरा जो एडिटिंग का स्तर पर है, एडिटिंग के स्तर, हाँ रिपोर्टर के स्तर पर भी और एडिटिंग के स्तर पर भी विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है कि खबर जो भी कंटेंट आप दे रहे हैं वो विश्वसनीय हो, क्योंकि आपका लिखा हुआ एक एक शब्द और आपका एडिट किया हुआ एक एक शब्द जो है समाज में आग लगाने से लेकर और समाज में शांति फैलाने तक दोनों भूमिकाएं निभा सकता है। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी डेस्क की हो जाती है फिर रिपोर्टर के बाद, क्योंकि रिपोर्टर बहुत जल्दीबाजी में कई बार गलतियां कर जाता है, वो गलती वहां से आगे ना जाए, ये काम डेस्क का है। तो डेस्क पर और जिम्मेदार ज्यादा लोग होने चाहिए जिनके पास शब्दों का ज्ञान अधिक हो, जिनके पास क्षेत्र का भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान अधिक हो, ऐसे लोगों को बिठाया जाना चाहिए। और ये अगर चाहे नया भी आदमी भी उसमें जा रहा है तो उसको भी पहले आसपास का पूरा सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक जानकारी के साथ साथ शब्दों के मामले में उसको जो है समृद्ध होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि लिखा पढ़ा लगातार पढ़ना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि जैसे जो व्यक्ति रिपोर्टिंग के अनुभव वाला है उसको ही डेस्क पर बैठना चाहिए, क्या ये बात सही है? हाँ, उसका लाभ इस रूप में मिलता है कि आपने अगर रिपोर्टिंग की है तो आपको तमाम जगहों के, तमाम लोगों के नाम से लेके और तमाम चीज़ों की जानकारी रहती है, ज़्यादा बेहतर जानकारी रहती है। आपको पता है कि इस व्यक्ति का वजन, खबर में आप उसकी खबर लगा रहे हैं तो आपको पता है कि इसका वजन एक पैरे के लायक है या 4 कॉलम के लायक है, आपको पता होता है। डेस्क में जो व्यक्ति होता है वो और वो रिपोर्टिंग ना की हो, रिपोर्टिंग से हटकर हो, तो वो उतना उसको नहीं, उसके लिए सब बराबर हैं, तो वो नहीं उसको जज कर पाएगा कि आपको कितना उसको स्पेस देना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री जितेंद्र अंथवाल जी से, जिनकी जन सरोकारों वाली पत्रकारिता में अहम भूमिका रही है और आपने अपनी कलम के माध्यम से कई मुद्दों को उठाया है और जनता के मुद्दों को, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आपने अभी कोविड-19 के दौरान काफ़ी लोगों की मदद की है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर। तो जितेंद्र अंथवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।